बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है वापस उसी मीडियम में आ जाना, कम्प्लीटली बाउंस बैक हो जाना। ये है रिफ्रैक्शन, आर है यहाँ, यही डिफरेंट है। वहाँ पर हमने यूज़ किया था रिफ्लेक्शन, एल यूज़ हुआ था, यहाँ पर आर यूज़ हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से डिफरेंट एक टर्म है। इसमें क्या होता है, उसमें ये था कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है और वो मीडियम की सरफेस से टकरा कर वापस आ जाती है उसी मीडियम में, वो रिफ्लेक्शन हो। इसमें क्या होता है कि किसी एंगल से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, दूसरे एंगल में उसमें जा रही है मीडियम में, और वो फिर अंदर घुसने के बाद अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी बेंड कर ले। डेफिनेशन समझेंगे फिर आपको समझ आएगा। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कि लाइट का ऐसे जाते जाते एक दूसरा मीडियम में जाने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना, बेंड हो जाना। दो जगह पर बेंड होगी, उसके दरमियान में जो नॉर्मल गिराया जाएगा ना, या तो उस नॉर्मल की तरफ या उस नॉर्मल से दूर। ये मैं दो टर्म लिखता हूँ हमेशा, ये आपने अपनी बुक पर लिखनी है जिससे आपको हर चीज़ क्लियर रहेगी। LDT बच्चे, L का मतलब है लाइटर यानी रेयर मीडियम, हल्का मीडियम, लाइटर या रेयर, और D से मुराद है डेंसर, D से मुराद है डेंसर। अगर लाइट लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड होगी। अगर लाइट डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। टी से मुराद टुवर्ड्स द नॉर्मल, ए से मुराद अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखें, अब ये एयर कौन सा मीडियम है, एयर और ग्लास को कंपैरिजन करें तो एयर लाइटर मीडियम है या डेंसर मीडियम है? एयर लाइटर है, रेयर मीडियम है, और ग्लास डेंसर मीडियम है। यानी लाइट ट्रेवल कर रही है लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट मूव्स या इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए मैंने डायग्राम कैसे बनाई है। ये ऐसे किसी एंगल पर जा रही थी, एंगल, ये इंसिडेंट रे है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है नॉर्मल और इसके दरमियान, इंसिडेंट रे के दरमियान। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आर, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान। ये है नॉर्मल, इस नॉर्मल की तरफ मुड़ी है या उससे दूर मुड़ी है? ये दूर मुड़ी है। देखे ना, असल डायरेक्शन थी इसकी, ये थी ना असल डायरेक्शन। ये इस तरफ बेंड हो गई है, ये नॉर्मल जा रहा था, नॉर्मल की तरफ हो गई, तो ये बात पूरी हो गई। लाइटर टू डेंसर जा रही टुवर्ड। आगे देखो, आगे मैंने जब ये ग्लास से बाहर निकली है तो मैंने इसको अवे कर दिया है। देखो, अगर मैं इधर नॉर्मल गिराता तो नॉर्मल कुछ इस तरह होता, तो ये इसकी डायरेक्शन जो ये बनती थी ये अवे चली गई। यहाँ से ये भी क्लियर हो जाती है बात कि अगर लाइट रे ट्रैवल कर रही हो लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम तो इट मूव्स टुवर्ड द नॉर्मल। इफ़ इट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू लाइटर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब ये देख लो, और ये कहलाएगी IO इंसिडेंट रे, और OR ये R ये रिफ्लेक्टेड रे, और I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये आपने पढ़ा है द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, उसको I से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन नहीं लिखना, बच्चे गलती करते हैं, रिफ्रैक्शन आर आना है तो वो गए। अब देखो, डेफिनेशन लिखने के बाद ये जब डायग्राम बनाओगे, इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है कि इंसिडेंट रे IO जो है वो जा रही है लाइटर एयर मीडियम से ग्लास मीडियम की तरफ, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल एंड अटेंड OR रिफ्रैक्टेड रे। फिर बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका 6-7 लाइनें इसमें भर जानी है। आगे वही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। पहले आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे।
मैंने आपको कहा था पहला पॉइंट दोनों का सेम है, देख लें। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन से मुराद एक्सिस है यहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक ही प्लेन में हम लोग जो नॉर्मली स्टडी करते हैं दो एक्सिस में करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस में, और स्पेस के अंदर तीसरा जेड एक्सिस भी आ जाता है। दूसरे हमने वहाँ पॉइंट पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यहाँ बराबर नहीं होगा, यहाँ बल्कि उसका साइन एंगल बराबर होगा। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, वो बराबर है एन के। एन बराबर है साइन आई ओवर साइन आर। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? यही डेफिनेशन। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रेशियो टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant quantity which is called Snell's law. It is represented by n. It has no unit, क्योंकि रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं है। पढ़ा हुआ है ना? तो अब सिंपली स्नेल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्नेल्स लॉ, और मुझे अच्छी तरह याद है, मुझसे मेरे प्रैक्टिकल में मैट्रिक में पूछा था व्हाट इज स्नेल्स लॉ। मुझसे रिफ्रैक्शन भी पूछा, रिफ्लेक्शन भी पूछा, इंटरफेरेंस भी पूछा, और इससे रिलेटेड टर्म फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड पे स्नेल्स लॉ पूछा था मुझसे, और मुझसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछे थे। स्नेल्स लॉ में मैं जो है ना काफ़ी देर मुझे भूला हुआ था, अड़ा हुआ था मैं, आखिरी टाइम पे मुझे याद आ गया, तो फिर मैंने ये बताया था और फिर उन्होंने मेरी जान छोड़ी थी। प्रैक्टिकल मेरा प्रॉपर हुआ था, हाँ, मेरा वाइवा तकरीबन कोई 12-14 सवाल किए थे उसने, केमिस्ट्री में भी और फिज़िक्स में भी। तो ये वाला जो फार्मूला है यही स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन है, और ये भी डिपेंड करता है, ये चेंज हो जाता है कब? ये है जब लाइट जो है ना लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हो। अगर डेंसर से लाइटर में जाएगी ना तो ये लौट हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल में आप पढ़ेंगे, साइन आर ओवर साइन आई हो जाएगा। आगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन मीडियम की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। वैक्यूम अगर मेरे पास है तो उसमें जो इसकी स्पीड होगी वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। और इसको हम कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ नॉर्मली, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, वो हो जाती है 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास के अंदर और कम हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने देखा है शीशे में से जब लाइट गुजरती है तो उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो कम हो जाती है। वो क्यों कम हो जाती है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर स्पीड और कम हो जाती है। यानी देखो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कहाँ 3 और कहाँ 2, ये फ़र्क छोटा नहीं है। आगे 10⁸ 8 ज़ीरो हैं, ठीक है। तो ये आपने इसमें से स्पीड ऑफ लाइट में से ये 3 ऑब्जेक्टिव याद रखनी है, और सिर्फ यही स्टेटमेंट ऐसे अगर आ भी जाए शॉर्ट तो आपने ये बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम इंडिपेंडेंट होती है, वैक्यूम के अंदर उसकी ये स्पीड होती है, और स्पीड ऑफ लाइट अब किसी और मीडियम में जाए तो वो किस वजह से, मुख्तलिफ हर्डल्स की वजह से रुक जाता है, ठीक है। आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही सवाल स्पीड ऑफ लाइट की बेस पर है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रेशियो ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, n is equal to c over v। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का मतलब ये है कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। साउंड वेव्स तो नहीं होती ना वैक्यूम में, क्योंकि वो मीडियम डिपेंडेंट है, मैकेनिकल वेव्स है। बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट किया था प्रूव करने के लिए। और v जो है ये कोई भी मीडियम हो सकता है, ये एयर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट डेफिनेशन आपके पेपर में आती है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपने 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं इसमें, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन शॉर्ट भी आते हैं। तो ये कल आप लोगों ने करना है, और जो एक न्यूमेरिकल आपका रह गया था वो हम लोग अभी देख लें। जज़ाकल्लाह।